नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ रहा हूँ। हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, केंद्राधिपति दोष। जी हाँ, बहुत ही एक चर्चा का विषय रहता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी रहती है कि हमें कैसे इसको देखना चाहिए। तो इसी पर पूरी वीडियो आधारित है। समय मिलेगा तो एक एग्जाम्पल या 2-3 एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो सेकंड पार्ट में पूरे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए आरंभ करते हैं अपना वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए अपना वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले ऋषि पराशर जी ने BPHS यानी बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऑथर के माध्यम से क्या संदेश देने की हमें चेष्टा करी है, यह समझ लेते हैं। तो केंद्राधिपति दोष ऋषि कहते हैं कि अगर केंद्र भावों में शुभ राशि होगी तो उसके जो स्वामी होंगे उनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। अब इसको डिटेल में समझेंगे, ऋषि पराशर जी ने ऐसा क्यों कहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अब पहले यह समझ लेते हैं केंद्र भाव कौन से होते हैं। तो पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र भाव माने जाते हैं। और ऋषि पराशर जी यानी BPHS के अकॉर्डिंग केंद्र में शुभ ग्रह की राशि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, अशुभ प्रभाव देगी। कुछ केसेस में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा कहा जाता है कि केंद्र में अगर शुभ राशि होगी तो वो अपना शुभ रिजल्ट ना देकर न्यूट्रल हो जाएगी। दोनों चीजें आप जब आप स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप्स तो इससे थोड़ा सा उल्टा आपको दिखेगा। अब दूसरा रूल यहाँ पे ऋषि क्या कहते हैं कि अगर केंद्र में शुभ ग्रह की राशि है, वो ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी वो मेलेफिक नहीं होना चाहिए, वो ग्रह पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो गया तो फिर उसका जो केंद्राधिपति दोष है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यह भी उदाहरण से समझेंगे। अब इसके बाद सेकंड थर्ड रूल क्या कहते हैं BPHS में कि केंद्राधिपति दोष, अगर केंद्र के स्वामी शुभ होंगे और इन पर शुभ प्रभाव ही होना चाहिए, तभी ये अपना केंद्राधिपति दोष का रिजल्ट देंगे। तो ये तो हो गया अब शुभ ग्रहों के बारे में। अब बात करते हैं मेलेफिक्स के बारे में। अब यहाँ पे ऋषि पराशर जी कहते हैं केंद्र में 1, 2, 3, 4, पहला, चौथा, 7वां, 10वां ये केंद्र भाव होते हैं। यहाँ पे अशुभ ग्रहों की नेचुरल मेलेफिक्स यहाँ पे लिए गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उनकी अगर राशि पड़ती है तो वो अपना अशुभ प्रभाव आपको नहीं देंगे, उल्टा शुभ प्रभाव देंगे। कुछ केसेस में इसको न्यूट्रल भी माना गया है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है ये बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देते हैं। अब इसको और आगे क्लासिफाई कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको पहले बेस क्लियर होना चाहिए। अब नेचुरल बेनिफिक्स और नेचुरल मेलेफिक्स। तो पहले नेचुरल बेनिफिक्स देख लेते हैं कौन से होते हैं। नेचुरल बेनिफिक्स जो होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, शुक्र, अनएफ्लिक्टेड मरकरी, यानी मरकरी किसी तरह से पीड़ा में नहीं होने चाहिए, किसी ऐसे ग्रह के साथ युति नहीं करे जो उनके शत्रु हो, तो फिर ये शुभ माने जाएंगे। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बिना एफ्लिक्शन के, कोई एफ्लिक्शन उनपे नहीं होना चाहिए किनका, नेचुरल मेलेफिक ग्रहों का। तो फिर ये 4 ग्रह जो हैं केंद्राधिपति दोष बनाने वाले हैं। अब नेचुरल मेलेफिक्स, इनके ऊपर तो ये रूल एप्लीकेबल होगा नहीं। सूर्य, शनि, मंगल, सूर्य को भी मेलेफिक ग्रहों की क्रूर ग्रहों की श्रेणी में दिया जाता है, राहु केतु इसमें नहीं लेते हैं। तो मेलेफिक्स के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मरकरी मेलेफिक है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। चंद्रमा अगर मेलेफिक है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हर लगन के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और केंद्राधिपति दोष बनाते हैं, ये एक एक करके आराम से स्टडी करेंगे। क्योंकि जब तक आपको पूरा बेस क्लियर नहीं होगा, जब कुंडली सामने बन के आएगी तो फिर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं और साथ साथ मैं इसको रब भी करता जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन के लिए केंद्र में 4 नंबर राशि रहती है और इस केंद्र में 7 नंबर राशि रहती है।
तो ये तो ही हमें फोकस करना है। यहाँ पे 10 नंबर राशि रहती है, उसके स्वामी शनि बनेंगे, तो ये हमको नहीं लेना है क्योंकि ये रूल नहीं है बीपीएचएस का। तो चंद्रमा अगर शुभ होंगे, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। केंद्राधिपति दोष तभी लगेगा जब केंद्र में जो ग्रह की राशि होगी, शुभ ग्रह की राशि होगी, वो शुभ होना चाहिए। अगर वो पापी हो जाएगा तो फिर केंद्राधिपति दोष की श्रेणी में बहुत कम आएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के होंगे, बिना मंगल राहु केतु शनि और सूर्य इनके द्वारा दृष्ट या युति नहीं होनी चाहिए। और अगर ये केंद्र में ही होंगे तो और शुभ हो जाएंगे, तो और ये तंग करेंगे। इसी तरह से शुक्र यहाँ पे ऑलरेडी मारक भी है, तो मार्केश का रोल भी प्ले करेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब रिजल्ट देंगे। लेकिन रूल वही है कि अनएफ्लिक्टेड होने चाहिए। उसके बाद और किसी ग्रह की यहाँ पे राशि नहीं आने वाली है। तो अब बात करते हैं वृषभ लगन के बारे में। तो वृषभ लगन में कोई भी राशि केंद्र में शुभ नहीं होती है, मतलब कोई राशि आती ही नहीं है। यहाँ पे आएगा 5 सूर्य, यहाँ पे आएंगे मंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आएंगे शनि। तो जो वृषभ लगन है इस श्रेणी में आएंगे ही नहीं। इसके बाद मिथुन लगन, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट लगन है जिन पे बहुत ज्यादा रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। जेमिनाई लगन के लिए, क्योंकि इसको भी ऋषि ने केंद्र का स्वामी माना है, तो लगन जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, लगन एक्सेप्शन है। लगन पे अगर शुभ राशि होगी तो फिर वो रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बुध पे तो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके चौथे भाव में देखते हैं 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि एक राशि इसकी यहाँ पे है तो ये इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 7, 8, 9 एक राशि, और यहाँ पे 12। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बृहस्पति की 2 शुभ राशियां दोनों ही केंद्र में आ रही हैं, तो इस लगन के लिए बृहस्पति अगर शुभ होंगे, शुभ जगह पे बैठे होंगे, अपने ही घर में बैठे होंगे, तो महाकेंद्राधिपति दोष बनाने वाले हैं। और इसका अभी आगे क्या रिजल्ट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किसी तरह से पाप प्रभाव होगा तो फिर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 12वें में बैठेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें बैठेंगे तो इतनी इंटेंसिटी नहीं होगी। अष्टम में बैठेंगे तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर सप्तम में ही बैठ जाए जुपिटर इस लगन वालों के लिए और शुभ ग्रहों के साथ ही हो, तो फिर ये बहुत बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये नुकसान कहाँ पहुंचाएंगे ये भी यहीं के समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो चीज है ये मैं इसीलिए आपको पहले ही बता देता हूं। लिविंग थिंग्स, जिस भी भाव का केंद्राधिपति दोष हम देखेंगे, उस भाव की जो लिविंग थिंग्स होंगी या रिलेशनशिप वाली जो चीजें होंगी उसमें प्रॉब्लम होगा, बाकी और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स अभी जब हम कुंडली पढ़ेंगे तो वहां एप्लीकेबल होंगे, तो ये आपको याद रख लेना है। अगर इस लगन के लिए बृहस्पति बहुत शुभ जगह पे बैठे होंगे, अभी मैं आगे कुंडली शेयर करूंगा, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो करने वाले हैं। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो ये 2 तो हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कर्क लगन वालों के लिए केंद्र में शुक्र यानी शुभ ग्रह की राशि आती है, तो शुक्र को यहाँ केंद्राधिपति दोष लगेगा। अगर भाग्यवश ये शुक्र चौथे घर में ही बैठ गए तुला राशि में, और किसी तरह से कोई अशुभ ग्रहों का इनके साथ योग या प्रभाव नहीं है, तो फिर ये बहुत तंग करेंगे दोस्तों आपको। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन तंग अवश्य करेंगे। तो इनको भी ऋषि मुनियों ने 4 श्रेणी में बांटा है। बृहस्पति सबसे ज्यादा तंग करते हैं, शुक्र उससे कम, एफ्लिक्टेड मरकरी यानी शुभ मरकरी उससे थोड़ा सा कम, और शुभ चंद्रमा ना के बराबर, वो इतना ज्यादा तंग नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट जो है वो माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वो है
अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो 6, 7, 8 यहाँ पे मेलेफिक ग्रह की राशि नहीं लेंगे। 9, 10, 11 ये भी नहीं लेंगे। 12, 1, 2 यहाँ पे 2 आएगी, तो ये शुक्र देव की राशि है, तो शुक्र को यहाँ केंद्राधिपति दोष लगने वाला है। अब बात करते हैं 6 नंबर लगन वालों के लिए, क्योंकि लग्नेश बुध है तो इनको इस रूल में एप्लीकेबल नहीं होगा। 7, 8, 9 यहाँ 9, 10, 11, 12 यहाँ 12, 1, 2, 3 तो बुध को तो हमने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बृहस्पति यहाँ पे एक केंद्राधिपति दोष वाले प्लैनेट बनने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों के लिए भी कौन से ग्रह केंद्राधिपति दोष बनाएंगे? तो शुक्र यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लग्नेश है। 8, 9, 10 यहाँ पे शनि की राशि है, इसको छोड़ देंगे। 11, 12, 1 ये मंगल की राशि है, इनको भी छोड़ देंगे। 2, 3, 4 तो चंद्र जो है तुला लगन वालों के लिए केंद्राधिपति दोष बनाएंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा चंद्रमा इतना ज्यादा तंग नहीं करते हैं। तो अब आगे चलते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन में कौन से ग्रह केंद्राधिपति दोष बना सकते हैं? 9, 10, 11 तो छोड़ देंगे। 12, 1, 2 वीनस, 3, 4, 5 ये भी छोड़ देंगे। तो यानी शुक्र वृश्चिक लगन वालों के लिए केंद्राधिपति दोष बनाएंगे, और ये साथ में मार्केश भी हैं। अगर ये शुक्र बहुत शुभ हो गए, कुंडली में शुभ जगह पे जाके बैठ गए, यानी अपनी राशि में ही आके बैठ गए, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। कहाँ पे? रिलेशनशिप वाले हाउस में। बाकी चीजों में आपको बेनिफिट देंगे, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए भी ध्यान से प्रेडिक्शंस करनी है, क्योंकि लग्नेश के ऊपर एक्सेप्शन है। लग्नेश को इस चीज से माफी है, उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 6 तो बुध, अगर बुध शुभ होंगे तो केंद्राधिपति दोष लगेगा, शुभ नहीं होंगे तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अब बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए 11, 12, 1 ये छोड़ देते हैं। 2, 3, 4 तो चंद्रमा का केंद्र में राशि आ गई, चंद्रमा यहाँ पे केंद्राधिपति दोष बनाएंगे। 5, 6, 7 शुक्र की 10वें घर में राशि आती है तो केंद्राधिपति दोष होना चाहिए, लेकिन उनकी एक राशि यहाँ पे आती है। तो जो मैंने पहले बताया था रूल, केंद्राधिपति दोष के लिए लग्नेश, योग कारक, इन दोनों की एक्सेप्शन है, इस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए भी ध्यान से आप देखेंगे तो कौन सा प्लैनेट आता है? 12, 1, 2 यहाँ पे शुक्र, 3, 4, 5 यहाँ पे सूर्य, इसको नहीं लेंगे। 6, 7, 8 इस यहाँ पे मंगल है, इसको भी नहीं देंगे। तो शुक्र यहाँ पे आप देखेंगे योग कारक बन जाता है, एक केंद्र एक त्रिकोण, तो ये इस रूल में नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं लास्ट 12 नंबर लगन। ये बेसिक्स है, ये आपको समझना थोड़े जरूरी है। वीडियो बोरिंग लगेगी लेकिन ये रूल समझना जरूरी है, उसके बिना आपको प्रेडिक्शंस नहीं समझ आएगा। 1, 2, 3 मरकरी, 4, 5, 6 मरकरी, 7, 8, 9 यहाँ गुरु की राशि आएगी। तो गुरु लग्नेश होने की वजह से उनकी दूसरी राशि को केंद्राधिपति दोष में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे बुध बहुत ज्यादा केंद्राधिपति दोष में आने वाले हैं दोस्तों। तो ये सिंपल जो बेसिक्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक कुंडली छोटी सी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये रूल कुंडली में है तो किस तरह से फिर आप इसको ले सकते हैं। मान लीजिए किसी का 3 नंबर लगन है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि 3 नंबर लगन के लिए केंद्राधिपति दोष कौन सा ग्रह बनाने वाला है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे 9, 10, 11, 12 यहाँ पे 12। बुध के लिए एक्सेप्शन है, जैसे मैंने पहले बता दिया, क्योंकि लग्नेश बन गए तो ये इस रूल में नहीं आते हैं। यानी बृहस्पति इस कुंडली के लिए मेजर केंद्राधिपति दोष बनाएंगे। अब जो ऋषि ने रूल यहाँ पे बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपकी कुंडली में मिथुन लगन है, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, किसी मेलेफिक ग्रह का प्रभाव नहीं है,
अगर एक ग्रह का मेलेफिक प्रभाव है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बहुत तंग करने वाले हैं, क्योंकि ये बृहस्पति यहाँ पे शुभ हो गए हैं। एक तो बाधिकेश बन गए, मार्केश भी बन गए, ऊपर से केंद्राधिपति दोष भी लग गया, परंतु ये राजयोग का रिजल्ट भी दे रहे हैं, हमसा योग भी यहाँ पे बन जाता है। लेकिन जो ऋषि ने रूल्स बताए हैं उनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति लिविंग थिंग्स को खराब करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे प्रेडिक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। लिविंग थिंग्स मतलब मैरिज, क्योंकि ये रिलेशनशिप वाइफ या हस्बैंड से इंडिकेट करता है, यहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बाकी सारी चीजों में ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो राजयोग का भी रिजल्ट देगा, जैसे हमसा योग बनेगा और अपने घर में बैठेगा मूल त्रिकोण राशि में, उसका भी रिजल्ट देगा। लेकिन केंद्राधिपति दोष, मार्केश और बाधिकेश, इस लगन के लिए बृहस्पति बाधिकेश भी होता है, इनका भी रिजल्ट देगा। तो मैरिज खराब कर देगा। और अगर ये किसी और शुभ ग्रह के साथ बैठा होगा, वो शुभ ग्रह जिस भाव का मालिक होगा उसको भी खराब कर देगा, यानी उस भाव के कारकत्व भी खराब कर देगा। तो यहाँ पे बीपीएचएस में बहुत क्लियर लिखा है कि बृहस्पति जब केंद्राधिपति दोष लेके कुंडली में आ जाता है तो ये बहुत डिस्टर्बेंस करता है, और इसमें इतनी ताकत होती है कि उस भाव को पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब एक तो प्लेसमेंट इनकी ये हो गई, और यही बृहस्पति अगर केंद्राधिपति दोष लेते हैं और यहां बैठ जाए 3, 6, 10 और 11, तो फिर इतना तंग नहीं करेंगे। और अगर ये बृहस्पति यहां बैठेंगे तो यहां पे ये बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं। अगर ये यहां बैठेंगे तो यहां पे बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं। अगर यहां बैठेंगे तो यहां पे भी बहुत ज्यादा तंग करेंगे। यहां इतना तंग नहीं करेंगे, यहाँ पे इतना तंग नहीं करेंगे, और अगर यहाँ बैठेंगे तो बहुत ज्यादा तंग करेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि अगर केंद्राधिपति दोष ग्रह को लगता है, अगर वो वहीं बैठा है अपनी राशि में, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो ये अत्यंत शुभ हो गया। तो केंद्राधिपति दोष ग्रह जितना शुभ हो जाएगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और बृहस्पति को खासकर इस श्रेणी में लिया गया है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। बाकी प्लेसमेंट्स मैंने आपको बता दी है। एक ग्रह का मेलेफिक प्रभाव होगा तो फिर इतना तंग नहीं करेगा, 2 ग्रहों का मेलेफिक प्रभाव होगा तो फिर केंद्राधिपति दोष की श्रेणी में न्यूनतम हो जाएगा, बहुत कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत कम खराबी करेगा दोस्तों। तो इसको सेकंड पार्ट में मैं कंटिन्यू करूंगा, जिसमें और 1-2 एग्जांपल्स लेंगे समझने के लिए कैसे बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगा और कैसे रिलेशनशिप या मैरिज को खराब कर दिया, एक बार मैरिज को खराब किया और दोबारा भी मैरिज को खराब कर दिया। ऐसी बहुत सारी कुंडली है मेरे पास, खासकर ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ऐसा क्यों, ये भी एक रीजन है, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। स्त्री जातक की जो कुंडली होती है उनके लिए बृहस्पति पति के कारक प्लैनेट माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कारक दोष भी यहाँ लग जाता है। बहुत से लोग 7th हाउस में शुक्र को ही उसका कारक मानते हैं, लेकिन लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति को भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो अगर ये फीमेल चार्ट है, 3 नंबर लगन है, 7th हाउस में बृहस्पति है, कोई मेलेफिक प्रभाव नहीं है, तो ये बृहस्पति मैरिज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की या रिलेशनशिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखेगा। यहाँ पे रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो ये हर चीज बीपीएचएस में बहुत क्लियर लिखी है, आपको खाली पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, और क्या ऑथर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। तो आइए इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय श्री राम।